एक्स-मेन डेडली जेनेसिस के लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के ऊपर चारों तरफ से सेंटिनल्स और गवर्नमेंट के लोग आ चुके होते हैं, क्योंकि उनका ब्लैकबर्ड जहाज़ जाके एक जहाज़ से टकराया था और वहाँ पर उन लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि किटी प्राइड ने एक पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी आज सुबह ही, जिसमें उसने लिखा था कि हमारा ब्लैकबर्ड जहाज़ मिसिंग है। तो इसकी वजह से उन लोगों की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। और दूसरी तरफ हैंक बोलता है कि तुम्हें लोगों को पता लगाना होगा कि उस जहाज़ के अंदर कैसिडी क्या लेकर आ रहा था अपने साथ, इसकी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन और नाइट कलर उस जहाज़ में जाते हैं तलाश करने कि आखिरकार अपने साथ वो क्या लेकर आ रहा था, और उसकी नज़र एक ब्रीफ केस के ऊपर पड़ती है। तो लोगन वो ब्रीफ केस लेके सीधा हैंक के पास पहुंच जाता है और हैंक मकॉय डिस्क को जो है किसी तरह प्ले कर लेता है, और उसके अंदर हमें सिर्फ यही मैसेज मिलता है कि किसी तरह मोरा मैकटैगेट के कोई बच्चे हुआ करते थे, और जब चार्ल्स एक्सेवियर के अपने एक्स-मेन कहीं मिसिंग हो गए थे तो उसने उन बच्चों को इस्तेमाल करा। लेकिन इन सब में जो है उसने उनके बच्चों को मार दिया था, यानी मोरा मैकटैगेट के बच्चों को जान से मार दिया था। अब आगे आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा अलग है पिछले सारे एपिसोड से, और इसमें हम एक बहुत ज़बरदस्त फ्लैशबैक देखने वाले हैं। तो ये एपिसोड आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा। तो हम यहाँ पे बहुत साल पहले शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि मोरा मैकटैगेट सो रही है और अचानक उसकी आँख खुलती है, क्योंकि उससे मिलने के लिए चार्ल्स एक्सेवियर आए हुए होते हैं। और वो बोलती है कि इतनी रात में आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे आना हुआ मेरे पास, आप इस तरह कभी नहीं आए। तो हम जितने चार्ल्स बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। तो मोरा बोलती है कि क्या हुआ एक्सेवियर, तुम मुझे कुछ बताओगे, तुम कभी भी इतने खामोश नहीं हुए, मैंने तुम्हें आखिरी बार इतना खामोश तभी देखा था जब तुम और एरिक आपस में लड़े थे। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मोरा, मुझसे एक बहुत खतरनाक गलती हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं उस गलती को कैसे सुधारूँ। तो मोरा पूछती है आपसे क्या गलती हो गई, आपने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आप इतने परेशान हैं। तो एक्सेवियर जो है बहुत ज़्यादा अफसोस में बोलता है कि मैंने उनको खो दिया, मैंने अपने एक्स-मेन को खो दिया, वो मिसिंग है और ये इन सब में मेरी गलती है। तो मोरा बोलती है कि एकदम ज़रा आराम से बात करिए, आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मतलब कौन कहाँ खो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे पूरा बताएंगे सही तरीके से आखिरकार हुआ क्या है। तो ये भी बताते कि वो लोग एक मिशन पे थे जो कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिशन था और उनके आम मिशन की तरह नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनके ऊपर नज़र रख पाऊँगा अपने दिमाग के ज़रिए, क्योंकि मैं इस तरह जो उनको डेंजर रूम के अंदर ट्रेन इसी तरह करता था। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे उनके दिमाग से मेरा दिमाग का लिंक कट गया, यानी कि मैं जीन ग्रे के दिमाग को और महसूस नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद से वो लोग अब तक लौट के वापसी नहीं आए और मुझे नहीं पता कि वो लोग वहाँ पे ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। तो और चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे उनको बचाना ही होगा, वो मेरे बच्चे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि मोरा मैकटैगेट भी ये कैसेट में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होती है और बीस्ट वगैरह यही सारा फ्लैशबैक देख रहे होते हैं जो कि मोरा ने बाद में बताया होगा अपनी वीडियो में। तो इस तरह हमें यानी कि एक तरफ वीडियो भी दिखाई जा रही है और एक तरफ हमें ये भी दिखाया जा रहा है कि उस फ्लैशबैक में असल में हुआ गया था। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। तो इस तरह हैंक मकॉय बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे नाइट कलर भी लटका हुआ होता है। ये कराकोआ इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रही है ना। तो बीज बोलता है कि तुम यहीं पे थे जब से। तो बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं यहीं पे था, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या था जिसके लिए शॉन ने अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पे आपको कराकोआ के नाम से कुछ याद तो आया होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैंने अपना इल्यूमिनाटी वाला वन शॉट रिलीज़ कर रहा था तो उसके अंदर हमने एक 70s का टाइम देखा था। तो उसके अंदर चार्ल्स एक्सेवियर किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब आयरन मैन पूछते कि किसी और को कुछ कहना है तो वो बोलते हैं चार्ल्स एक्सेवियर कि किसी ने कराकोआ आइलैंड के बारे में सुना है। लेकिन हमें सिर्फ वहाँ पे ये सिर्फ एक बात कही गई थी कि किसी ने कराकोआ आइलैंड के बारे में सुना है, और हमें कुछ नहीं बताया गया था कि ये सब क्या है। और ये कराकोआ आइलैंड हमें अब पता चल रहा है नाइट कॉलर के मुंह से, क्योंकि नाइट कॉलर जानता है ये क्या चीज़ है, और अब आपको भी पता लगने वाला है कि ये चीज़ आखिरकार है क्या। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन बोलता है कि हैंक जल्दी से बाकी की कैसेट प्ले करो, मुझे देखना है कि ऐसा क्या हुआ था उस वक्त। और इस तरह हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्सेवियर मोरा को बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ हो सकता है उसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। तो बोलती कि मैं अब किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होती हूँ। और हम देखते हैं सर चार्ल्स एक्सेवियर को एक नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बॉबी, साइक्लॉप्स, जीन ग्रे और पुराने जो एक्समैन थे वो एक आइलैंड पे गए हुए हैं, और वहाँ पे वो एक बहुत ख़तरनाक क्रिएचर से लड़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये क्रिएचर जो है इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, ये इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि हैवॉक और साइक्लॉप्स और एंजल सब यानी कि जो पुराने एक्समैन हुआ करते थे वो यहाँ पे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एंजल जो है उसकी भी बहुत बुरी तरीके से हालत हो गई है, वो भी इन क्रिएचर से बच नहीं पा रहा है। साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ग्लास यूज़ तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका उन पे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, और वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर है वो काबू से बाहर होते जा रहा है। और इस तरह प्रोफेसर बोलते हैं कि बस यही है, यहीं तक मैं देख पाता हूँ, क्योंकि इसके बाद उनसे मेरा दिमाग का लिंक टूट गया था और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे वो लोग किस हालत में और उनके साथ क्या हुआ होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मोइरा बोलती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो लोग अब तक ज़िंदा होंगे और वो मरे नहीं हैं। तो शायद होता है सेलिब्रो जो है उसमें मैंने देखा है वो लोग अभी भी उसी आइलैंड के ऊपर शो हो रहे हैं, मतलब वो ज़िंदा हैं। तो मोइरा बोलती है कि हाँ चलो तुम्हारे पास एक उम्मीद तो है, लेकिन ये बताओ कि मैं इसमें तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे ये बात तुमसे करनी पड़ेगी, मुझे तुम्हारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है।
और इस तरह हम दोबारा स्कॉट और रेचल के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आज़ाद हो चुके हैं, यानी कि उस म्यूटेंट ने उनको छोड़ दिया है। और रेचल बोलती है कि स्कॉट उठो फ़ौरन, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास मौका है। और स्कॉट पूछता है कि रेचल ये सब तुमने किया है, क्या ये सब तुम्हारे काम है, तुमने मुझे साथ करा है? बोलते कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, हो सकता है कि वो म्यूटेंट सो गया हो, तभी उसकी पावर्स ने काम करना छोड़ दिया और हम आज़ाद हो गए हैं। और बोलती कि वो म्यूटेंट जो है उसको अपनी पावर्स के बारे में अभी तक पता नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है, और उसको अपनी पावर सही से इस्तेमाल करना नहीं आती हैं। तो स्कॉट बोलता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलती है कि मैं उसके दिमाग के अंदर घुसी हुई थी और मैंने देखा है कि वो म्यूटेंट काफ़ी पावरफुल तो है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उससे आके टकराई है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स ओमेगा लेवल या उससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है, उसने इतनी पावर्स पहले कभी नहीं देखी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो चीज़ उससे टकराई थी वो वही म्यूटेंट एनर्जी थी जो कि अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रही थी, इसी वजह से जो है उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बूस्ट कर गई हैं। और इस तरह रेचल साइक्लोप्स को उसका ग्लासेस देती है और बोलती है कि ये पहन लो, हो सकता है कि तुम्हारी एबिलिटीज़ भी वापसी आ जाएं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के अंदर छेद कर दो। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं ये ग्लासेस पहन लेता हूँ, यही हमारे लिए अच्छा होगा। और इस तरह हम देखते हैं जब वो लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो स्कॉट बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस जगह को पहले कहीं देखा हुआ है और बहुत साल पहले, लेकिन ये मुझे सही से याद नहीं आ रही है। लेकिन स्कॉट बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, मेरे दिमाग में कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जगह पहले आ चुका हूँ, तो मुझ पर भरोसा करो, इस तरफ से चलो। तो रेचल बोलती है कि हाँ, जब मैं उसके दिमाग के अंदर घुसी हुई थी और उसकी बातें तलाश कर रही थी तो मुझे वहाँ पे कुछ और भी दिखा था। तो स्कॉट बोलता है कि क्या? तो रेचल पूछती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इंसान को तुम अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था? तो स्कॉट बोलता है कि हाँ मुझे पक्का यकीन है, मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? तो रेचल बोलती है क्योंकि ये समझता है कि ये एक एक्समैन है। और हम देखते हैं कि मोइरा का मैसेज जो कि बता रही होती है कि मेरे बच्चे जो थे किसी किस्म के कोई सोल्जर्स नहीं थे, वो म्यूटेंट ज़रूर थे, लेकिन मैं इनको यहाँ पर सिर्फ जेनेटिक रिसर्च के लिए लाई थी, ना कि चार्ल्स एक्सेवियर की तरह एक्समैन बनाने के लिए। और बोलती है कि हाँ मैंने लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर को अपने बच्चों से मिलवाया और उसने उनको कुछ टाइम के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह सेशंस वगैरह भी दिए और उनको उनकी पावर कंट्रोल करना भी सिखाएं, क्योंकि चार्ल्स एक्सेवियर को सिर्फ यही काम अच्छे से आता था। और बोलती है कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम स्वे था, जो कि टाइम कंट्रोल कर सकती थी, मतलब काफ़ी हद तक नहीं, वो सिर्फ अपने आसपास का टाइम जो है उसको स्लो डाउन कर सकती थी, और बुलेट्स वगैरह जैसे आ रही हैं उसकी तरफ तो उसको स्लो डाउन करके स्लो मोशन में कर सकती थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो है अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रही होती है, मतलब उसकी एबिलिटीज़ कुछ इस तरह की थी कि वो टाइम को रोक सकती है, स्लो डाउन कर सकती है, रीप्ले कर सकती है, लेकिन एक हद तक वो पूरी दुनिया के लेवल पे ये नहीं कर सकती है, वो सिर्फ अपने करीब अपने सामने की चीज़ को ये कर सकती है। और फिर वो बताती है कि एक बच्ची थी जिसका नाम पेट्रा था और उसके पास एक गज़ब की पावर थी, क्योंकि वो जियोमॉर्फ थी, यानी कि ज़मीन की एनर्जी को वो मॉर्फ कर सकती थी। वो उसके पास इतना पोटेंशियल था कि अगर वो उसके पैर ज़मीन पे हैं तो उसको कोई चीज़ हरा नहीं सकती है, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन उसके टैलेंट को कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन सिर्फ एक मैं ही थी जिसने इस कोयले की खान में से उस हीरे को पहचाना था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि जब तक उसके पैर उस ज़मीन के ऊपर हैं वो ज़मीन से जो चाहे करवा सकती थी। और बताती है कि फिर एक बच्चा था जिसका नाम था डार्विन, जिसको हमने इवॉल्विंग बॉय का भी नाम दिया था, क्योंकि वो लड़का ऐसा था जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता था। हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसको वो आग से नहला रहे होते हैं, आग के शोलों में लपेट रहे होते हैं, लेकिन डार्विन बोलता है कि मुझे सिर्फ हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तो चार्ल्स भी इसकी ये एबिलिटीज़ देख के एकदम हैरत में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने मोइरा इससे पहले ऐसा कोई म्यूटेंट नहीं देखा। तो मोइरा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमने भी इससे पहले ऐसा कोई म्यूटेंट नहीं देखा, इस म्यूटेंट को आप जिस तरह की कंडीशन देंगे ये उस तरह का हो जाएगा, मतलब अगर हम इसको अंधेरे में छोड़ देंगे तो इसकी आंखें जो है अंधेरे में देखने के काबिल हो जाएंगी, अगर हम इसको उस पानी के अंदर छोड़ दें तो ये अपने अंदर से गिल्स उगा लेगा और ये पानी के अंदर रह सकेगा, इसको अगर हम आग के अंदर छोड़ दें तो ये फायर प्रूफ हो जाता है। मतलब इसकी एबिलिटीज़ जो है मुसलसल रिएक्टिव हैं, यानी कि जिस तरह का माहौल होता है वो उस हिसाब से चेंज होती हैं। तो एक्सेवियर बोलते हैं अगर ये अपनी एबिलिटीज़ को कंट्रोल करना सीख ले तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हो जाएंगी, ये जो चाहे वो कर सकता है। और फिर वो बताती है कि फाइनली जो हमारा सबसे आखिरी किड था उसका नाम था किड वुल्कन, और वो जो था एक एनर्जी मैनिपुलेटर था, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, रिलीज़ कर सकता था और जितनी भी टाइप की एनर्जी उन सबके साथ खेल सकता था। लेकिन जब से चार्ल्स एक्सेवियर उस बच्चे से मिले थे उसने उस बच्चे के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया था, मतलब वो सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन चार्ल्स की नज़र में ये बच्चा जो था कुछ खास था, जबकि डार्विन की पावर इससे ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग लगती थी, लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर फिर भी इस बच्चे के ऊपर ज़्यादा टेंशन देता था, इससे ज़्यादा बातचीत वगैरह किया करता था। तो चार्ल्स एक्सेवियर पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है मोइरा, इसका नाम क्या है? तो बोलती है हमें इसका असली नाम जो है वो गैब्रियल पता है, लेकिन ये अपने आप को किड वुल्कन या फिर वुल्कन के नाम से बुलाना पसंद करता है। तो एक्सेवियर बोलते हैं कि वुल्कन वो तो ग्रीक गॉड ऑफ फायर है। और मोइरा बोलती है कि मैंने ये बात जो थी उन बच्चों के ऊपर छोड़ दी थी, अगर वो बच्चे चार्ल्स एक्सेवियर के साथ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, मैं उनको रोकने वाली कोई नहीं थी। और हम देखते हैं चार्ल्स एक्सेवियर उन बच्चों से मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मुझे भूल चुके हो तो मेरा नाम प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर है।
तो वुल्कन बोलता है कि हाँ हम आपको जानते हैं, आप तो एक्स मैन से हैं ना। तो प्रोफेसर बोलता है कि हाँ मैं एक्स मैन से हूँ गैब्रियल, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। मेरे एक्स मैन जो है वो कहीं खो चुके हैं, मुझे तुम्हारी टीम की ज़रूरत है। तो वो सारे म्यूटेंट एकदम हैरत में पड़ जाते हैं कि चार्ल्स ज़ेवियर इनसे मदद मांग रहे हैं जो कि एक्स मैन के हेड हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो है ये एक बहुत पुराना फ्लैशबैक है, तकरीबन 70s या 80s का। तो उस टाइम पे एक्स मैन जो थे काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे और उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो हम देखते हैं कि ये लोग एकदम हैरत में पड़ जाते हैं कि चार्ल्स ज़ेवियर जो है हमसे मदद मांगने के लिए, अपने एक्स मैन को बचाने के लिए। तो एक तरह से ये इनके लिए बहुत एक्साइटेड मूवमेंट था और ये लोग जो हैं बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है और फ़ौरन से चार्ल्स ज़ेवियर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मोइरा बताती है कि चार्ल्स ज़ेवियर ने उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी करी थी, क्योंकि इन बच्चों के पास किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि वो किसी तरह के इस खतरनाक मसले से लड़ सकें। तो चार्ल्स ज़ेवियर ने क्या किया कि उनके दिमाग के अंदर घुस गया और उनके दिमाग को ऐसा उसने सोचने में मजबूर करा कि इनके पास अभी बहुत सारे महीने हैं और असल में उनको उनके दिमाग के अंदर ही ट्रेनिंग देते रहे। मतलब उन्होंने कोई किसी किस्म की फ़िज़िकल ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हर तरह की ट्रेनिंग कर ली है। मतलब जो महीनों का टाइम था वो चार्ल्स ज़ेवियर ने सिर्फ घंटों में बदल दिया, क्योंकि चार्ल्स के पास टाइम नहीं था, उसको अपने एक्स मैन बचाने थे किसी भी कीमत पे। उसने इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उसने इन बच्चों को ऐसा दिखाया कि ये काफ़ी महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब ये लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहीं पर हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि किस तरह चार्ल्स ज़ेवियर ने इनके दिमाग से खेलने की कोशिश करी है और इन सबको तैयार कर दिया लड़ने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि चार्ल्स ज़ेवियर जो उनको उनके नए यूनिफॉर्म्स वगैरह भी देते हैं, इसमें वो पहन के जो है एक्स मैन को बचाने वगैरह के लिए जाएंगे। और हम देखते हैं कि मोइरा और चार्ल्स में यहाँ पे बहस भी छिड़ गई होती है और मोइरा बोलती है कि तुम मेरे बच्चों को इस तरह से इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ अगर वो इस तरह नहीं चाहते हो, तुम उनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो बोलता है कि ये म्यूटेंट्स हैं और इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लड़ना है, मतलब ये या तो लड़ेंगे नहीं तो ये मारे जाएंगे। तो मोइरा बोलती है कि अब तो तुम बिल्कुल एरिक की तरह बातें कर रहे हो। तो ज़ेवियर बोलता है कि एरिक जो था हर बात में गलत नहीं था, उसकी कुछ बातें सही हुआ करती थी। हम म्यूटेंट काइंड जो है बहुत कम हैं, हमें अगर इस दुनिया में रहना है तो हम में से हर बच्चे को लड़ना आना चाहिए। और हम देखने के चार्ल्स ज़ेवियर उनको एक जेट देता है और वहाँ भेजता है और वो रास्ते में बोल रहा होता है वुल्कन से, क्या तुम ये जहाज़ उड़ा लोगे। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ प्रोफेसर, ये जहाज़ मैं उड़ा सकता हूँ, मैंने इस जहाज़ को उड़ाने में बहुत महीनों से प्रैक्टिस करी है और वैसे भी इसमें तो ऑटो पायलट है ही, और उसके अलावा वैसे भी आप मेरे दिमाग में तो हर वक्त हैं मुझे गाइड करने के लिए। और बोलती है कि जब वो टीम जहाज़ में बैठ रही थी तभी चार्ल्स ज़ेवियर जो है वुल्कन को साइड में लेकर गए थे। मुझे लगा कि वो उसको किसी किस्म की मिशन की डिटेल्स वगैरह दे रहे होंगे, लेकिन वो बात दरअसल कुछ और थी। और मैंने उन बच्चों को इससे ज़्यादा प्राउड नहीं देखा था, क्योंकि अब वो लोग एक्स मैन बन चुके थे। और फिर वो बच्चे वहाँ से चले गए एक ख़तरनाक से आइलैंड जो कि बीचों बीच एक समंदर में था, और उसके बाद वो फूल्स कभी लौट के वापसी नहीं आए। और अगर मुझे पता होता कि चार्ल्स ज़ेवियर ने गैब्रियल से उसके जाने से पहले क्या कहा था उस सुबह, तो मैं कभी भी उस फ्लाइट को वहाँ से जाने नहीं देती। अगर मुझे पता होता कि ज़ेवियर ने गैब्रियल से क्या बात कही है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो जो कैसेट बीच देख रहा था वो एकदम बंद हो जाती है। तो लोगन पूछता है कि मकॉय ये क्या हो रहा है, मुझे सुनना है, इस आखिरकार चार्ल्स ज़ेवियर ने उस बच्चे से क्या बोला था। तो बीस्ट बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस टेप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने यही सुन लिया, हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ये डिस्क हमें कुछ बता पाएगी। तो यहाँ पे बीस्ट बोलता है कि एक बात तो मैं तुम्हें साफ बता दूं लोगन, कि तुम और तुम्हारी टीम वो पहली टीम नहीं थी जो कि रेस्क्यू करने के लिए एक्स मैन को कराकुआ आइलैंड पे गई थी। चार्ल्स ज़ेवियर ने उससे पहले भी एक टीम भेजी थी। तो लोगन बोलता है कि हाँ वह तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि हमसे पहले भी वहाँ पे वो टीम गई थी उन एक्स मैन को बचाने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने उस टीम के बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कराकुआ आइलैंड जो था ये एक इंसिडेंट हुआ था, तकरीबन 80s या 70s की बात है कि एक्समैन कॉमिक्स के अंदर ये एक इंसिडेंट हुआ था कि ये एक्समैन वगैरह जो है सारे एक आइलैंड पे आते हैं कराकुआ पे लड़ने के लिए, और वो वहाँ पे फंस जाते हैं किसी तरह से। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो था वुल्वरीन और स्टॉर्म वगैरह यानी कि जो दूसरे सेकंड जनरेशन के एक्समैन थे चार्ल्स ज़ेवियर उनको वहाँ पे भेजते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन वुल्वरीन और उसकी टीम को वहाँ भेजने से पहले चार्ल्स ज़ेवियर ने एक और कोई टीम भेजी थी जिसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना और ना ही किसी को याद है। तो नाइट कॉलर बोलता है कि वुल्वरीन असल बात ये नहीं है कि हमने उनके बारे में क्यों नहीं सुना, असल बात यह है कि आखिरकार उन लोगों के साथ हुआ क्या था और वो लोग हैं कहाँ। और हम देखते हैं स्कॉट और रेचल उस फैसिलिटी से बाहर निकलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पे मोइरा मैकटैगर्ट रिसर्च सेंटर वगैरह लिखा हुआ होता है। तो रेचल बोलती है कि तुमने इसके बारे में कुछ सुना है क्या, यहाँ पे मोइरा मैकटैगर्ट की कोई फैसिलिटी हुआ करती थी। तो स्कॉट बोलता है कि मोइरा नहीं मेरे हाँ ज़रा रुको, मोइरा मैकटैगर्ट यहाँ पे हुआ करती थी और प्रोफेसर और मोइरा जो है हम पे यहाँ पे टेस्ट वगैरह किया करते थे, कभी कभार हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग भी किया करते थे। और स्कॉट बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गई ये जगह जो है प्रोफेसर एक्स ने डिज़ाइन करने में उसकी मदद करी थी और हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ से दूर नहीं है, सिर्फ कुछ घंटों का ही फासला है। और मैं यहाँ पे प्रोफेसर के साथ आया था एक बार, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्यों आया था प्रोफेसर के साथ। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और ऊपर से आवाज़ आती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम इसको याद करो स्कॉट। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो म्यूटेंट होता है वो दरअसल वुल्कन ही होता है जो कि अभी हमने एक फ्लैशबैक में देखा था।
और आप सोच रहे होंगे कि ये वुल्कन यहाँ कैसे आ गया, वो तो बहुत पुराना फ्लैशबैक था। तो इसके लिए आपको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा और आखिर में जाके ये सारा सस्पेंस खुलेगा। तो ये हम देखते हैं वहाँ पे वुल्कन बोलता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे तुम और मैं पहली बार मिले थे उस आइलैंड पे जाने से पहले। स्कॉट बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है वुल्कन कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा मेंटर यानी कि पुराना चार्ल्स एक्सेवियर जो था, वो ये नहीं चाहता है कि तुम ये जानो कि उसने तुम्हारे बहुत पुराने और खोए हुए भाई को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया था। वो ये नहीं चाहता है, इसलिए उसने जो है तुम्हारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करी मेरे बड़े भाई, ताकि वो तुम कभी नहीं जान पाओगे मैं कौन हूँ। और इसके साथ साथ तुम और तुम्हारे वो सारे एक्समैन ने मुझे और मेरे दोस्तों को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया उस आइलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे यानी वुल्कन बता रहा है कि वो साइक्लॉप्स का भाई है और उसको जो है चार्ल्स एक्सेवियर ने सेक्रीफाइस कर दिया था स्कॉट की जान बचाने के लिए। और ये सारी बातें स्कॉट को प्रोफेसर एक्स ने ही भुलवाई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ट्रूथ हमारे सामने रिवील हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।